नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM बिहार। नीतीश बाबू तो पता नहीं कहाँ हैं, लेकिन बिहार में भाजपा के विधायक को जनता दौड़ा रही है। मारो मारो। गोदी मीडिया के एंकरियां पिट रहे हैं। जब जनता सड़कों पर आती है तो यही होता है। अभय दुबे जी ने बताया है कि जनता क्यों नाराज है, क्यों सड़कों पर है। सुनिए, पूरी बातचीत आपको अच्छा लगेगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभय दुबे जी। ये चीज है तो गलत, लेकिन हो रही है। गोदी मीडिया के एक नहीं, कई पत्रकार छात्रों के, जनता के, नौजवानों के गुस्से का शिकार हो गए। टाइम्स नाउ के पत्रकार के कपड़े फाड़ दिए गए। जी टीवी, एनडीटीवी के भी पत्रकारों को निशाना बनाया गया। एनडीटीवी की साख होती थी, लेकिन अडानी जी के चैनल खरीदने के बाद उनके पत्रकारों को भी निशाना बनाया जा रहा है। गोदी मीडिया से तो गुस्सा था ही था, लेकिन बिहार में भाजपा के विधायक को दौड़ा दिया लोगों ने, भीड़ घेर लिया। पीटो पीटो, किसी तरह विधायक जी वहां से निकले। अखिलेश यादव को जो रौद्र रूप पार्लियामेंट में आज दिखाई दिया, उसकी किसी ने कल्पना नहीं करी थी। वो तेवर थे अखिलेश यादव के कि सब भौचक्के रह गए। आंदोलन बड़ा होता जा रहा है, विकराल होता जा रहा है। मुंबई में जहां मैं बैठा हुआ हूँ, वहां भी 1 घंटे पहले जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। देश के अलग अलग जगह से, कई राज्यों में प्रदर्शन की खबर आ रही है। मुझे लग रहा है भैया, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, वामचुक हो, कांग्रेस पार्टी हो, इनके हाथ से निकल गया। अब ये जनता का आंदोलन बन गया। लेकिन इस आंदोलन का भविष्य आप क्या देखते हैं? क्या ये आंदोलन चलेगा, खत्म हो जाएगा? क्या लगता है आपको? देखिए, आंदोलन 2 जगहों पर चलता है। एक तो सड़कों पर चलता है और लोगों के दिमाग में चलता है, मन में चलता है आंदोलन। जब लोगों के मन आंदोलित होते हैं, तभी सड़क पे आंदोलन शुरू होता है। मेरा मानना है कि ये आंदोलन दोनों जगह पे हो रहा है। सड़क पे आज दिखाई पड़ रहा है, हो सकता है कल ना दिखाई पड़े, उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन फिर अगर लोगों के मन में जीवित रहा आंदोलन, मन लोगों के आंदोलित रहे, तो फिर से ये सड़क पे आएगा। देखिए, अब इसमें कुछ बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं। आज सोनम वांगचुक ने अस्पताल से एक पत्र लिखा है। कल दूसरा पत्र लिखा था, वो उस पत्र की भी बात नहीं कर रहा हूँ। आज उन्होंने कल तो हाथ से हस्तलिखित पत्र था, आज टाइप किया हुआ पत्र सोनम वांगचुक ने लिखा है। वो पत्र तब लिखा है जब उनसे मिलने के लिए जितेंद्र सिंह और जगत प्रकाश नड्डा अस्पताल गए सोनम वांगचुक से। तो वो पत्र दरअसल उनको संबोधित है, डियर नड्डा जी एंड डियर जितेंद्र जी को संबोधित है पत्र। उस पत्र में सोनम वांगचुक ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि आप लोग हमें ये आश्वासन दें। सुनिए, मैं अंग्रेजी पत्र है, मैं हिंदी करके बता रहा हूं उसकी। मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे ये आश्वासन दें कि संसद में इन प्रश्नों के ऊपर विचार होगा और ऑनरेबल शिक्षा मंत्री, मान्यवर शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर आप विचार करेंगे। यू विल कंसीडर द रेजिग्नेशन ऑफ ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। अच्छा, अब आप सोचिए, जिस आंदोलन की मांग ये थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, उस आंदोलन का जो चेहरा बन गए सोनम वांगचुक अपने अनशन के कारण, वो ये कह रहे हैं कि आप इनके इस्तीफे की मांग पर विचार करें। इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये यू टर्न नहीं है? विचार करने का मतलब, हमें हमें किसी चीज पे विचार करने का अधिकार दिया जाता है, विचार करने का हमसे निवेदन किया जाता है, तो हमारा ये अधिकार बन जाता है कि हम विचार करें उसका, और हम जिस वक्त हम चाहें तो उसको मान लें, ना चाहें तो ना माने। ये तो एक सुझाव है ना कि आप विचार करें इसके ऊपर। ये मांग नहीं है। मांग और सुझाव में अंतर होता है। अगर कोई व्यक्ति हमें सुझाव देता है तो हम उस सुझाव से बंधे हुए नहीं है उसको मानने के लिए। लेकिन अगर हमसे मांग की जाती है, तब हम या तो मांग को खारिज करते हैं या मांग को स्वीकार करते हैं। अब ये सोनम वांगचुक ने आज ये पत्र जारी किया है। आप जरा सोचिए इस बात को। मैं शुरू से जो बातें कह रहा था आपके सामने, हैं, जो लोगों को खराब लग रही हैं, मेरे कुछ मित्रों को भी खराब लग रही हैं, लेकिन दरअसल लोग हकीकत को हकीकत को स्वीकार करने से, उसका साक्षात्कार करने से डरते हैं। सबको एक क्विक फिक्स चाहिए, सबको चाहिए मोदी सरकार को हिला देने वाली कोई चीज एक मिल जाए तो हम जरा उसको अप्लाई कर दें और मोदी सरकार हिल जाए, हम बल्ले-बल्ले हमारी होती हुई हम घर चले जाएँ। ऐसे नहीं होता है। राजनीति बहुत पेचीदा होती है। अब देखिए ना कि सोनम वांगचुक ये लिख रहे हैं, नहीं, जिस आदमी ने धरना शुरू किया, अनशन शुरू किया धर्मेंद्र प्रधान की मांग के इस्तीफे की मांग से, वो आदमी कह रहा है कि आप इस्तीफे के ऊपर विचार कर लीजिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये लोग जो कि आंदोलन का
नेतृत्व करने का दावा कर रहे थे, वो लोग दरअसल आंदोलन से पीछे हटने की जुगाड़ में हैं। और मैं फिर भी ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं फिर भी उनको ये श्रेय दूँगा कि उनकी वजह से जो भी उनके मन में इरादे रहे हों, मैं हर एक इरादे के बारे में हम लोग नहीं जान सकते। उनकी वजह से एक आंदोलन हुआ, लोग कनॉट प्लेस पहुँचे, बड़े पैमाने पर जंतर-मंतर पहुँचे और रेल भवन तक नारे लगाते हुए पहुँच गए। विपक्ष के नेता को भी निकल कर आए विपक्ष के नेता, उन्होंने प्रधानमंत्री के दफ्तर के सामने धरना देके ऐतिहासिक काम किया। आज राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए क्योंकि वो पेपर लीक के प्रतीक बन गए हैं। देखिए, अच्छा, अब उधर सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर विचार कर लीजिए। उधर सौरभ दास, जो कि कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और कानूनी मामलों के ऊपर लेख वगैरह लिखते रहे हैं, सौरभ दास कह रहे हैं कि ये नॉन नेगोशिएबल है, हम इसके इस्तीफा तो होना ही चाहिए, इसके ऊपर हम कोई समझौता नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि सोनम वांगचुक का कहना और कांग्रेस जनता पार्टी के कहने में फर्क हो गया। यहां पर मुख्य मांग के ऊपर बात है, छोटी मोटी बातों में मतभेद होता है, मैं उस पर नहीं आता हूं। मतलब जो आंदोलन की मुख्य मांग थी उसकी बात मैं कर रहा हूं। इन तमाम मतभेदों और संदिग्ध और संदेहास्पद बातों के बावजूद इस वक्त भी जंतर मंतर के ऊपर लोग जमे हुए हैं। उनकी संख्या कभी घट जाती है, कभी बढ़ जाती है, ज्यादातर उनकी संख्या बढ़ी हुई दिखती है। आंदोलन अभी भी अपने शिखर पर, मैं मानता हूं वो शिखर कल जो आया, परसों जो शिखर आया था, वो आंदोलन शिखर पे है अपने। बहुत जबरदस्त रूप से लोग आंदोलित हैं, देश की जनता आंदोलित है। लोग जो आंदोलन में बच्चे निकल के नहीं आए, घरों पर रहे, उनके मन में भी बहुत बेचैनियां हैं। और ये पूरी तरीके से मैं मानता हूं सोशल मीडिया की तरफ से देश के लोकतंत्र के सामने पेश किया जाने वाला पहला आंदोलन है। ये सोशल मीडिया के गर्भ से निकला है। इसका श्रेय पूरी तरीके से सोशल मीडिया को दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो कमर्शियल मीडिया है, जो व्यापारिक मीडिया है, उसने इस आंदोलन को लगातार दबाने की कोशिश की। और ये बात भी मुझे अफ़सोस के साथ कहनी पड़ रही है। मैं हमेशा कहता था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बैठे हुए एंकर और एंकर नहीं है, गोदी मीडिया है। मैं प्रिंट मीडिया को उससे अलग करके देखता था। लेकिन प्रिंट मीडिया ने भी इस आंदोलन के साथ में इंसाफ नहीं किया। प्रिंट मीडिया ने, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के दफ्तर के सामने धरना देकर जो इतिहास बनाया, उसके साथ भी इंसाफ नहीं किया। उसकी भी खबर जिस जोशो खरोश के साथ में, जिस प्रमुखता के साथ छापी जानी चाहिए थी, नहीं छापी गई। उसकी भी तस्वीर उस तरह से नहीं छापी गई जिस तरीके से छापी गई थी। तो और बहुत प्रिंट मीडिया ने भी जिस तरीके से जो छात्रों के ऊपर अत्याचार किया पुलिस ने, और उन लोगों ने जो कि सादे कपड़ों में थे, जो पुलिस दल के सदस्य नहीं लग रहे थे, और उन लोगों ने जो कि वर्दी पहने हुए थे लेकिन उनके यहाँ पर नाम नहीं लिखे हुए थे सीने के ऊपर, हैं, और जो देखने में पुलिस वाले नहीं लग रहे थे, ऐसे रहस्यमय लोगों द्वारा जिसके बारे में मैंने कल आपसे चर्चा करते हुए कहा था कि ये एमएच फोर्स है, मोदी शाह फोर्स है, मतलब है। तो ये मोदी शाह फोर्स और पुलिस बलों द्वारा जो जो जुल्म सितम किए गए हैं नौजवानों के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर जुल्म सितम किए गए हैं, ये भारत के इतिहास में अब दर्ज हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि ये चीज कभी भी मिटने वाली है, मरने वाली है। लोगों की, भले ही आंदोलन सड़क पर उतना जोरदारी से ना हो, लेकिन लोगों की स्मृतियों में ये सुरक्षित है। और लोग जब अपना राजनीतिक फैसला लेंगे, यानी वोट डालने का जब फैसला लेंगे, तब वो इस अपनी इस याद के आईने में जरूर एक बार झांक कर देखेंगे कि क्या हुआ था दिल्ली में, क्या हुआ था जंतर मंतर पर, क्या हुआ था पीएमओ के सामने। अबे जी, लेकिन ये जिस तरह एंकरियों पे हमले हो रहे हैं, बीजेपी के विधायकों को दौड़ाया जा रहा है, जनता गुस्से में है, बेचारे गोदी मीडिया के चैनल डर रहे हैं, माइक छुपा ले रहे हैं कि माइक देख के पब्लिक मारे ना। पत्रकारों का तो आंदोलन में स्वागत हुआ करता था। हम लोग जाते थे किसी आंदोलन में, बड़ा चाय पानी मिठाइयाँ खिलाई जाती थी कि पत्रकार आए हैं। अभी भी हम तो जाते हैं किसी आंदोलन में, हमारा बड़ा वेलकम हो जाता है। ये अब इस समय एंकर नहीं इतने क्यों डरे हुए हैं? क्यों डरे हुए हैं? आपके सवाल के जवाब में ही उसका उत्तर निहित है।
ये लोग नहीं डरेंगे तो कौन डरेगा? मैंने आपके साथ ही बातचीत करते हुए कहा था कि जिस दिन मोदी सरकार गिरेगी, उसी दिन गोदी मीडिया का भवन भी ढह जाएगा और उसके मलबे के नीचे ही एंकर नहीं दबे हुए मिलेंगे। हम और आप मलबा हटा के उन्हें बचाएंगे उसके अंदर से। ये मैं मुहावरे में कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज तक की इमारत गिर पड़ेगी या एबीपी की इमारत गिर पड़ेगी, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मेरा कहना है कि ये गोदी मीडिया ने, जो बिकाऊ मीडिया है, जो सरकार परस्त मीडिया है, इसने जो अपनी प्रतिष्ठा नष्ट की है, वो लोगों को सब उसके बारे में पता है। और लोग देखिए माफ करने वाले नहीं है। जब मोदी के ऊपर वोट की चोट पड़ेगी तो वो चोट इनको भी उस चोट का एहसास होगा। रवि जी, आपके पड़ोसी हैं, देश के जाने माने पत्रकार हैं रवीश कुमार जी। इतना बढ़िया लिखा है उन्होंने, लिखा है आपको एक अपील ये भी करनी चाहिए कि जो भी रिपोर्ट करने आ रहा है, चाहे वो गोदी मीडिया का ही क्यों ना हो, उसे लेकर हुल्लड़बाजी ना करें, हिंसा तो बिल्कुल ना करें। पत्रकारों के साथ किसी भी तरह की धक्का मुक्की आपके शांतिपूर्ण आंदोलन को संदेह के घेरे में लाएगी। इनकी जगह आप मंच से केरला के पत्रकार सिद्दीक कप्पन के बारे में बताइए। उनके साथ क्या क्या हुआ, उसके हक के लेकर गोदी मीडिया का कौन संपादक बोला है, उसका नाम भी आदर के साथ बताइए। जम्मू कश्मीर के पत्रकार आसिफ सुल्तान 6 साल जेल में रहे। एक पत्रकार को आतंक के चार्ज में जेल में भेज दिया गया। 2 साल बाद कोर्ट ने कहा इनके खिलाफ कोई मामला ही नहीं बनता, तब भी वो जेल में रहे। यूएपीए के नाम पर जेल में रखा गया। इरफान बहराज को 3 साल तक हिरासत में रखा गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया। मणिपुर के पत्रकार किशोर चंद वांगखेमचा को बीजेपी की सरकार ने सरकार की निंदा के करने के आरोप में 1 साल जेल में रखा। क्या ये सब हिंसा नहीं है? और इस हिंसा के खिलाफ कब गोदी मीडिया खड़ा हुआ? इस गोदी मीडिया ने रिया चक्रवर्ती के साथ क्या किया, ये सब भी मंच से बताइए। गोदी मीडिया की कहानी लोगों को बताइए कि ना कि उनके साथ धक्का मुक्की करें। रिया चक्रवर्ती के कवरेज को आप सभी युवाओं को अध्ययन करना चाहिए। पता चलेगा कि गोदी मीडिया के बाद भी जनता जिंदा है। इतना शानदार लिखा है रवीश ने कि धक्का मुक्की करने की जगह बड़ी सभ्यता से इनका मुंह काला करो, बताओ कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है, तुमने देश में किया क्या। देखिए मैं रवीश की इन बातों से पूरी तरह सहमत हूं। किसी भी पत्रकार के साथ में हिंसा नहीं करनी चाहिए। इनमें से कई पत्रकार ऐसे हैं जो किसी जमाने में उन्होंने अच्छा काम भी किया था। मैं उनको जानता हूं, मैं उन सबको जानता हूं। बाद में किस तरीके से ये बदले, 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं, उसके बाद में वो मीडिया स्पेस को कैप्चर करने की योजना बनाते हैं। 2-3 साल तक ये योजना परवान नहीं चढ़ती, लेकिन उसके बाद फिर वो धीरे धीरे करके मीडिया स्पेस पे पूरा अपना शिकंजा जमा लेते हैं। और मीडिया के मालिक, पत्रकार, ये सब मिले, मतलब इनको एक रूप में देखना चाहिए। जो केवल एंकरिंग कर रहा है या जो केवल रिपोर्टिंग कर रहा है, वो केवल अकेला अपराधी नहीं है। दरअसल ये अपराधियों का संयुक्त परिवार है। इसके अंदर मालिक लोग भी मौजूद हैं, जिन्होंने उसमें पूंजी लगा रखी है, वो भी मौजूद हैं। और पीएमओ के वो लोग भी मौजूद हैं जो इनको अपने प्यादे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा एक गिरोह है जिसने भारतीय पत्रकारिता का जुलूस निकाल दिया है पूरी तरीके से। लेकिन इसके बावजूद भी मैं रवीश की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि किसी पत्रकार के साथ कोई धक्का मुक्की न की जाए, गाली गलौज न की जाए, उनके साथ किसी किस्म की हिंसा न की जाए, उन्हें आईना दिखाया जाए। मैं इससे भी सहमत हूं। किस तरह से इस देश में तकलीफ उठाने वाले, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने वाले पत्रकारों की एक महान परंपरा रही है, ये आईना उन्हें दिखाया जाए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देश इतना बड़ा है, लोगों के मन में बहुत गुस्सा है, इसलिए हो सकता है कि कुछ लोग रवीश की बात को, हमारी बात को मानते हुए भी अपने गुस्से पे काबू ना पा पाए और वो कुछ पत्रकारों के साथ बदसलूकी कर दें। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि रवीश के सुझाव पर सबको अमल करना चाहिए। पत्रकारों के साथ बदसलूकी न की जाए, लेकिन उनको आईना जरूर दिखाया जाए। आईना किस तरह दिखाया जाए, गोदी मीडिया को कैसे बताया जाए? क्या ये आईना पर्याप्त नहीं है कि डर गए हैं, सड़क पे जा नहीं रहे हैं, गोदी हवा मीडिया खराब हो को गई? आईना दिखाने का संजय जी सबसे बढ़िया तरीका यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जम के चुनाव में हराया जाए। इसके अलावा आप चाहें कि केवल उनको ये बता देना कि किन पत्रकारों को जेल हुई है, क्या हुई है, इससे उनको कोई शर्म आएगी या वो कुछ आएगी, या वो आप बच्चों के सिर फूट गए हैं, उन्हें कांटे कीले लगे हुए डंडों से मारा गया, उनकी तस्वीर दिखा के आप समझते हैं कि उन लोगों का दिल मरमाहत हो जाएगा है? और वो अपने अपने रवैये पे
दोबारा गौर करेंगे और वो पत्रकारिता करने लगेंगे जो हम चाहते हैं कि वो करें? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिस दिन ये सरकार हारेगी, जिस दिन ये सरकार हारेगी और बुरी तरीके से हारेगी, उस दिन इन लोगों को असली आईना दिखाई पड़ेगा। इसलिए इन लोगों को आईना दिखाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि लोग अपनी मतदान प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करें। भारतीय जनता पार्टी ने जो एक छल प्रपंच की दुनिया बना रखी है, झूठे नैरेटिव्स की दुनिया बना रखी है, इसको पूरी तरीके से नष्ट भ्रष्ट कर दें और सब लोग जम के इस सरकार के खिलाफ वोट करें, जो हमारे लोकतंत्र को पूरी तरह विकृत कर चुकी है। त्रिकुटी कह रहे हैं और जेपी नड्डा कह रहे हैं, राजनाथ सिंह कह रहे हैं भाई छात्रों के मुद्दे पे राजनीति मत करिए, इनको राजनीति नजर आ रही है। जिस समय लाठियां मार रहे थे नौजवानों को तब राजनीति नहीं थी, जिस समय आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे तब राजनीति नहीं थी, और अब इनको ये राजनीति नजर आ रही है। मतलब साफ है, मतलब जाहिर है कि एक बड़ा आंदोलन जब खड़ा हो गया तो इनको लग रहा है कि राजनीति हो रही है। लेकिन अभय जी, ये इनको समझ आना चाहिए, जब सरकार हिल गई तो सरकार की चूलें हिल गई, तो कह रहे हैं कि छात्रों के मुद्दे पे राजनीति नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ताली बजानी चाहिए कि आपने छात्र को पीट दिया, ताली बजानी चाहिए, नौजवानों को जब लाठी मार दी। कैसे जैसे ही बेशरम नेता है ये। जैसे ही लोग सत्ता में आते हैं, सबसे पहले वो किसी विपक्ष की राजनीति को, जो है ना, विपक्ष की किसी भी कार्रवाई कहते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति करना इन लोगों के लिए बुरा हो जाता है। और इस मामले में बीजेपी की तो बात बहुत जबरदस्त है। बीजेपी ने राम जन्मभूमि आंदोलन चलाया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद वगैरह सबने मिलकर सारे देश के अंदर दंगे फसाद किए। उत्तर प्रदेश में कार सेवकों ने हमला बोल दिया। उस वक्त संविधान सम्मत चुनी हुई मुलायम सिंह यादव की सरकार थी वहां पर, उस हमला बोल दिया। वो राजनीति नहीं थी। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे बाद में बने कल्याण सिंह, उन कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा दिया था, उस हलफनामे का भी उन्होंने पालन नहीं किया और बाबरी मस्जिद को गिरने से वो नहीं रोक पाए। वो राजनीति नहीं थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने कल्याण सिंह को 1 दिन की सजा दी, 1 दिन की प्रतीकात्मक सजा दी, तो कल्याण सिंह ने क्या बयान दिया कि मैं रामलला के हित में हम कोई भी सजा भोगने के लिए तैयार है। वो राजनीति नहीं थी। आज ये लोग छत पर खड़े होकर लोगों से कहते हैं कि संविधान सम्मत चुनी हुई सरकार के खिलाफ आंदोलन करना उचित नहीं है। तब ये क्या कर रहे थे ये लोग सब? इस देश का सबसे ज्यादा हिंसक अराजक आंदोलन चला रहे थे, इस देश को बांटने वाला आंदोलन चला रहे थे, तब ये राजनीति नहीं कर रहे थे। तो इनकी ये बातें जो हैं, अब किसी पर इन बातों का असर नहीं होता। वक्त पूरी तरीके से बदल चुका है। अब ये 2014 नहीं है, ये 2019 भी नहीं है, मैं ये कहूंगा कि ये 2024 भी नहीं है, क्योंकि अब इनका जो हश्र होने वाला है वो 2024 से भी ज्यादा बुरा होगा। ये बड़ी गंभीर बात आप कह रहे हैं कि इनका हश्र जो है 2024 से ज्यादा बुरा होगा। तो फिर क्या करेंगे सुधीर चौधरी, क्या करेंगे अंजना ओम कश्यप? उसी मलबे के नीचे दब जाएंगे जो गोदी मीडिया का भवन गिरेगा जब। मैं कह तो रहा हूं कि ये सब लोग जिनके आपने नाम लिए हैं, इसमें और बहुत से नाम जोड़ दीजिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता। नाविका तो कुमार। जब गोदी मीडिया का भवन गिरेगा, गोदी मीडिया का वो भवन जिसको वो सरकार ने कैप्चर इसको कर लिया है, वो जब गिरेगा तो इनके मालिक भी उसके नीचे दबे होंगे, ये लोग भी उसके नीचे दबे होंगे। हम ही लोग उनको उस मलबे को हटा के इनको उसमें से निकालेंगे। इनके कपड़े झाड़ेंगे, पहुंचेंगे इनके जख्मों पर मरहम लगाएंगे, वो कहेंगे कि भाई अब आप जो पत्रकारिता मोदी ने आपको जो कैप्चर कर दिया था उससे पहले करते थे, वो पत्रकारिता करो। बिल्कुल, लग तो आसार कुछ कुछ ऐसे ही रहा है। लेकिन एक चीज बड़ी खराब हो रही है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस प्रदर्शन को लेकर बड़ा लड़ रहे हैं। दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, तुमने कैप्चर कर लिया, तुमने कैप्चर कर लिया। आंदोलन किसी और का लड़ रहे हैं दोनों। कल भी आपने सवाल पूछा था, सवाल पूछने काबिल है, और भी इस तरह की आपको आपसी झगड़े मिल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त हालात इस तरह के जो चुनावी स्वार्थ के कारण जो आपस में विवाद होता है, इससे परे चले गए हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के विवादों से कोई फर्क पड़ता है। इस तरह के विवादों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनता में तो मैसेज खराब जाता है कि दोनों लड़ कोई क्यों रहे हो मैसेज नहीं भाई। खा रहा। एक देखिए, मुझे ही खराब लग रहा है कि ये दोनों लड़ रहे हैं, कितनी हमको खराब बात है। हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग हर घटना की समीक्षा करते हैं, हर घटना के एक दूसरी घटना के साथ तार जोड़ते हैं, एक पूरा हम लोग सिलसिला बनाते हैं। ये तो हम लोगों का काम है, हम लोग पेशेवर पत्रकार हैं, हम लोगों का काम है। लेकिन मेरा मानना है कि लोगों के मन में सरकार के खिलाफ जो निराशा है, सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है,
वो इस तरह के विवादों से कमजोर नहीं पड़ता, ये मेरा कहना है। पार्लियामेंट के अंदर भी अखिलेश यादव का भाषण सुना आपने क्या? अखिलेश, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर नेताओं के रूप में देखो कैप्चर करने का, तो अखिलेश यादव के अंदर पता नहीं कहां से अकल इतनी ज्यादा ज्यादा आ गई है, थी तो पहले भी ज्यादा आ गई है। डिम्पल यादव ने जो प्रदर्शन के पहले दिन बच्चों के संग बैठ के, जैसे कोई माँ अपनी बेटियों के संग बैठती है, देखो, दोनों पूरा पति दिन पत्नी ने बहुत अच्छी भूमिका दोनों निभाई है, पति पत्नी ने अभूतपूर्व काम किया। बहुत अच्छी भूमिका मतलब निभाई है। वो जब हम्म, जंतर मंतर पे गई और काकरोच जनता पार्टी के धरने के साथ जुड़ी, वहां पर जाकर अखिलेश यादव जिस तरीके से पीएमओ के लोक कल्याण मार्ग पे पहुंचे, राहुल गांधी का उन्होंने साथ दिया, गिरफ्तारी दी अपनी, और संसद में आज जिस तरीके से बोले, वो इस बात का सबूत है कि ये लोग राजनीति के उस बेहतर मुकाम पर खड़े हुए हैं जिस मुकाम पर इन्हें खड़े देखने की हमें उम्मीद थी। मैं इसके लिए ये दोनों बधाई के पात्र हैं, बहुत अच्छी राजनीति कर रहे हैं, बहुत सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे उनको बहुत लाभ होगा, और अभी अभी 2027 में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा तो इन सब कामों के फायदे अखिलेश यादव को प्राप्त होंगे। अच्छा देखिए, मैं आज तक चैनल देख रहा था, मैं देश का सबसे बड़ा तेज चैनल कहता है, दिन भर खबरें चल रही हैं कि एडिशनल सीपी को थप्पड़ मारने वाले कौन, हिंसा करने वाले नौजवान कौन। ये नहीं पूछ रहा कि वो महिलाओं के पीछे से डंडा यूं करने वाले पुलिस वाले कौन, सादा कर्दी में पुलिस वाले जो पीट रहे थे वो कौन, नेम प्लेट कहाँ थी वो कौन। इतने पूछने में छींकें आ रही हैं लोगों की, इतनी शर्म नहीं आ रही। नहीं, इनके असल में रिपोर्टर को आज तक वाले को भी पीट दिया गया, मतलब लगभग पीट सा गया, तब इन बेशर्मों को शर्म नहीं आ रही। ये देखिए, आज तक में जो दिखाया जा रहा है और दूसरे चैनलों पर जो दिखाया जा रहा है, इन सब बातों का इन लोगों को कभी ना कभी जवाब देना पड़ेगा। ये देखिए, कोई क्षण ऐसा आता है जब लोगों को जवाब देना पड़ता है। ये लोग खुद को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इन्होंने अपने कामों से खुद को कटघरे में खड़ा कर दिया है। भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में इनका नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा, और इनसे कभी ना कभी जवाबदेही होगी इनकी, और इनको जवाब देना पड़ेगा। बहुत अफसोस होता है देख के कि हमारे जो मित्र हैं, हमारे सहयोगी हैं, हमारे जो परिचित हैं, जिनके साथ कभी हम उठते बैठते थे, वो लोग इस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है। अच्छा भाई जी, एक लास्ट क्वेश्चन, ये आंदोलन चलेगा या अब नहीं चल पाएगा? जिस तरह से कभी मेट्रो के गेट बंद कर दिए जा रहे हैं, रास्ते बंद कर दिए जा रहे हैं, कितने दिन आंदोलन चल पाएगा? देखिए, अगर हम ये चाहते हैं कि आंदोलन हरदम सड़कों पर इसी तरह नारे लगाते हुए लोग घूमते रहें, इसी तरीके से हंगामा होता रहे, इसी तरीके से धरने होते रहें, प्रदर्शन होते रहें, तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा आंदोलन का जो यथार्थ होता है उससे वाकिफ नहीं है। अभी आंदोलन अपने उफान पर है, लेकिन ये उफान जानते, उफान जब आता है फिर उफान नीचे भी जाता है। अगर उफनता ही रहेगा तो दूध ही खत्म हो जाएगा। तो ये अभी आंदोलन नीचे जाएगा, सड़कों पर इस तरीके के नजारे हम लोगों को नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन ये लोगों के, मैं बार बार कहता हूं, लोगों के दिमाग में लगातार ये आंदोलन मौजूद रहेगा। लोगों के दिमाग आंदोलित हो गए हैं, इसलिए दोबारा फिर किसी ट्रिगर पॉइंट पे दोबारा फिर से ही सड़कों पे आएगा, और ये उस वक्त तक सड़कों पर आता रहेगा बार बार जब तक कि भारतीय जनता पार्टी का पत्ता नहीं साफ हो जाता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की, थैंक यू। ये थे अभय द्विवेदी जी, और तार्किक तरीके से अपनी बात कह रहे थे। इस देश के नौजवान अगर लाठी खा रहे हैं, देश के नौजवानों पर अगर वो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, पूरा देश का नौजवान छा सड़कों पर है, तो ये सरकार को समझ लेना चाहिए कि अब उसकी विदाई की वेला आ गई। मेरे ज्योतिषी हैं राजीव नारायण शर्मा जी, उन्होंने तो 6 महीने पहले कह दिया था कि जुलाई के महीने में बहुत जबरदस्त विपरीत योग बन रहा है इस सरकार का। आपको क्या लगता है मुझे जरूर बताइएगा। एक मेरी प्यार भरी मांग है आपसे, यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब खोलिए, जस्ट संजय मेरा ब्लॉगिंग का चैनल आएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, देखिएगा, बताइएगा चैनल कैसा है, आपका अपना है या नहीं। शुक्रिया, थैंक यू।